नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो राज्य वापस लौट रहे प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है और इसके लिए सरकार में मंथन भी चल रहा है। कृषि आदि क्षेत्रों में लगभग 2 लाख रोजगार के सृजन पर भी अब रोड मैप तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए शनिवार को कृषि मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में गठित उप समिति की पहली बैठक आयोजित की गई। इसमें धन सिंह रावत, रेखा आर्या, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह भी शामिल हुए। मीटिंग के दौरान घर लौटे लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने जैसे विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उप समिति के अध्यक्ष सुबोध उनियाल ने कहा कि जिले में जनप्रतिनिधियों और क्षेत्र के विशेषज्ञों से भी बात की जाएगी, जिसके बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके माध्यम से किस तरह लोगों की आजीविका को मजबूत किया जा सकता है, किस तरह नए रोजगार के संसाधन पैदा किए जा सकते हैं कि एक तो हम जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ इनको उत्तराखंड में रोकने में सफल हो और साथ साथ हमारे उत्तराखंड के हर आदमी की आर्थिकी को मजबूत करने के साथ साथ राज्य की आर्थिकी को भी हम ट्रैक पे ला सकते हैं। तो जिस तरह से लगातार मजदूरों और लोगों के लौटने का सिलसिला बरकरार है, उसको लेकर अब चिंता इस बात की है कि अगर जो लौटते हैं लोग, उनके लिए रोजगार कहां से पैदा किए जाए। और इसी को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी और कल इस कमेटी की एक बैठक थी जिसमें विचार विमर्श किया गया। सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में ये पहली बैठक थी उप समिति की, जिनमें धन सिंह रावत, रेखा आर्या, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह भी शामिल हुए। मीटिंग के बाद घर लौटे लोगों को स्वरोजगार से कैसे जोड़ा जाए और विभिन्न मुद्दों पर इस पर विचार विमर्श किया गया है। उप समिति के अध्यक्ष सुबोध उनियाल ने इसके बाद लोगों से कहा है कि कोशिश यही की जा रही है कि इन लोगों को कामकाज दिया जाए, स्वरोजगार उत्पन्न किया जाए। बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुनील नौप्रभात इस वक्त जुड़ गए हैं। सुनील, जिस तरह से कल उप समिति की बैठक हुई और बैठक के बाद चिंता इस बात की है कि जो लोग लौट रहे हैं, चाहे वो श्रमिक हो या बाकी सेक्टर से लोग हो, उनके लिए किस तरह से रोजगार उपलब्ध कराया जाए। कल की बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आया है और जो अंतिम प्रारूप जो तैयार किया जाएगा वो कब तक सरकार को सौंपा जाएगा? देखिए नीलू, सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि जो प्रवासी वापस लौट रहे हैं अपने घरों को, कोरोना का संकट ये सभी जानते हैं कि इतनी जल्दी हल नहीं होने वाला है। जो उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं वो इतनी जल्दी पटरी पर सारी चीजें नहीं लौटने वाली। तो सरकार की एक चिंता है कि जो बड़े पैमाने पर प्रवासी अपने घरों को लौट रहे हैं, अगर हम लॉकडाउन से पहले की बात करें, जो पलायन आयोग ने जो आंकड़े जारी किए थे, तो उन आंकड़ों के मुताबिक 60,000 लोग पिछले महीने तक उत्तराखंड में पहुंच चुके थे। और जब से ये आवागमन शुरू हुआ, जब से सरकार ने प्रवासियों को लाने का क्रम शुरू किया, तब से करीब 24,000 प्रवासी और उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। अभी टोटल 1,80,000 के आसपास ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है विभिन्न प्रदेशों से कि वो वापस अपने घर लौटना चाहते हैं। तो आप देखिए, बड़ी तादाद में प्रवासी धीरे धीरे लौटने लगे हैं अपने अपने घरों की ओर। और एक समस्या ये है कि इन प्रवासियों को कैसे अब घर के आसपास रोजगार दिया जाए, क्योंकि ये संभावनाएं अभी बहुत दूर दूर तक दिख नहीं रही हैं कि लोग फिर वापसी करें अपने काम धंधों पर। इसके लिए सरकार चिंतित है और उसने एक रोड मैप बनाने का काम शुरू किया है। कैबिनेट सब कमेटी जो बनाई गई है, 5 मेंबर इसमें हैं और उनके लिए जिम्मा सौंपा गया है कि वो देखें कि किस तरह से कृषि के जरिए जो आर्थिकी है उसको पटरी पर लाया जाए, जो किसान हैं उनकी आजीविका को फिर से बनाया जा सके और जो प्रवासी हैं उनके लिए कुछ न कुछ रोजगार उनके घरों के आसपास सृजित किया जाए। कृषि मंत्री का कहना है कि करीब कृषि के क्षेत्र में करीब 2 लाख के आसपास रोजगार सृजन करने का एक टारगेट है और कोशिश ये की जा रही है कि जो किसान हैं, जो ऐसे जो स्किल्ड लोग हैं, उनके लिए सरकार ने पहले एक योजना घोषित की है कि उनको करीब 25 लाख के आसपास का ऋण वो ले सकेंगे और इसमें सरकार कुछ सब्सिडी देगी 25% के आसपास। लेकिन एक बड़ी समस्या उन लोगों की होगी जो अनस्किल्ड लेबर हैं, जो होटलों में काम करते थे या छोटे मोटे काम धंधे करते थे और अब अपने घरों को लौट गए। चिंता उनकी है कि उनके लिए सुनील, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो हमने अक्सर देखा कि जो यहाँ से पलायन हुए वो सिर्फ इसलिए हुए कि वहां पर रोजी रोजगार नहीं है, इसलिए लोग दूसरे राज्यों में गए रोजी रोजगार ढूंढने के लिए। अब ऐसे समय में जब कोरोना का संक्रमण है और लग रहा है कि आने वाले कुछ
साल कह सकते हैं हम इसको कि वहां किसी तरह का कोई रोजगार बाहर के राज्यों में वो ना जा सकेंगे, ना आ सकेंगे, ना रोजगार का सृजन होगा। ऐसे में किस तरह से रोजगार वहां पर पैदा किया जाएगा? क्योंकि सिर्फ कृषक या मजदूरों की बात नहीं है, बाकी भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनमें लोग काम कर रहे थे और फिर वो अपने घरों की तरफ वापस लौट रहे हैं। तो एक बड़ी चुनौती होगी और एक बड़ी जिम्मेदारी होगी सरकार के ऊपर इसको लेकर। बिल्कुल नीलू, उत्तराखंड में एक कहावत भी रही है कि पहाड़ों का पानी और जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आई, उत्तराखंड के काम नहीं आई। त्रिवेंद्र सरकार जब सत्ता में आई तो उन्होंने एक पलायन आयोग का गठन किया। ऐसा पहली बार हुआ कि जब उत्तराखंड में पलायन आयोग बना। पलायन आयोग लगातार अपनी स्टडी कर रहा है, कई रिपोर्टें सरकार को सौंप चुका है और आपने देखा कि पिछले दिनों ये बात भी जोर शोर से उठी थी कि उत्तराखंड में करीब 2000 के आसपास ऐसे गाँव हैं जो पूरी तरह से घोस्ट विलेज हो गए हैं, लोग यहाँ से पलायन कर गए हैं। अब सरकार की चिंता ये है, सरकार चाहती है कि उनको कृषि बागवानी से जोड़ा जाए, उनके लिए कुछ रोजगार वहाँ पर सृजित किया जाए। इसीलिए विभिन्न जो लोन हैं वो भी सरकार देने जा रही है कि उनको किसी तरह से वहाँ पर सब्सिडी मुहैया कराया जाए या फिर उनको पर्यटन व्यवसाय से जोड़ा जाए। पर्यटन व्यवसाय हो चाहे परिवहन व्यवसाय हो, इसमें भी हजारों की संख्या में लोग बेरोजगार हैं। तो सरकार ये सारे रोड मैप तय कर रही है कि किस तरह से बिल्कुल, तो बहुत घरों में रखा जाए। बहुत सारा काम करना है, इतने सारे लोग वापस लौट रहे हैं और सबको देखते हुए फिर से एक नए तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी होगी और सरकार के सामने एक चुनौती भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील, हमसे बातचीत करने के लिए। और उत्तरकाशी में इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। ग्रीन जोन उत्तरकाशी में भी अब कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। मरीज गुजरात से वापस लौटा है। उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक में मरीज मिलने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो जगमोहन सिंह चौहान ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जगमोहन, उत्तरकाशी जो ग्रीन जोन में था, अब वो भी वहां पर भी अब कोरोना संक्रमित व्यक्ति के मिलने से कितनी चिंता बढ़ गई है? नीलू, देखिए जिस तरीके से उत्तरकाशी जिला ग्रीन था अभी, और एक कल ही शाम को एक रिपोर्ट आई है कि जो उत्तरकाशी जिले में एक गुजरात से आया जिसकी ट्रेवल हिस्ट्री है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और कहीं जो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा है उसमें हड़कंप है और उन्होंने कल रात को ही ये मामला आ गया था, लेकिन रात भर ये मामला दबाए रखा और आज सुबह जब लोगों को पता चला तो उसके बाद ये खबर आई कि एक उत्तरकाशी में ही कोरोना पॉजिटिव मिला है। जो गुजरात से ट्रेवल हिस्ट्री है उसकी और गुजरात से वो बाइक से ही चल के आया था। 8 तारीख को शाम को उसे उत्तरकाशी भर्ती कराया गया था। उसके बाद उसकी रिपोर्ट जब एम्स में गई तो कल रात ही उसकी रिपोर्ट आई और उसके बाद उसे कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो कहीं ना कहीं जो ग्रीन जिला उत्तरकाशी है उसके लिए बुरी खबर है। और जो उत्तरकाशी में जब से 4 तारीख से ये लॉकडाउन खुला है उसके बाद जो लोग प्रवासी लोग जो जिले में आ रहे हैं इस कारण बिल्कुल जगमोहन, और अब इसको लेकर तमाम जिलों को सचेत होने की भी जरूरत है कि अगर कोई बाहर से आ रहा है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, तो उसको वहीं पर देखा जाए, क्योंकि ग्रीन जोन अगर फिर रेड जोन में तब्दील होता है तो ये चिंता का विषय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उधम सिंह नगर में कोरोना के इलाज में भारी लापरवाही सामने आई है। महाराष्ट्र से आए 2 लोगों को डॉक्टर की टीम ने घर जाने दिया, जबकि दोनों को शनिवार को उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, कोरोना पॉजिटिव निकली है। बाद में दोनों के परिवार के कई लोगों के संपर्क में आए और अब उनके घर वालों को भी कोरोना हो जाने का डर सता रहा है। शाम को आज दोपहर को लमसम 2 बजे के टाइम डॉक्टर ने फ़ोन किया, फिर उन्हें बुलाया, फिर उसके बाद जाके मेरा भाई ने फ़ोन किया, कह रहा मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव है, मेरा मामा भी कह रहा है पॉजिटिव है। तो डॉक्टर ने उन्हें क्यों छोड़ा जब उनका रिपोर्ट पॉजिटिव है? जब पॉजिटिव है तो उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए था। ये डॉक्टर की गलती है। उनके चक्कर में हमारे साथ जो और भी हमारे टच में आए, जैसे मंतोष भाई है, तपन है, मेरा मामा है। अब हम तो वैसे उनके साथ मिले नहीं है, हमारे भाई जो आए हुए थे, लेकिन फिर भी जो हमारे साथ वहाँ पे उन्हें लाने गए थे वो भी अब हमारे साथ क्वारंटाइन में जा रहे हैं। तो ये तो डॉक्टर की गलती है। और उधम सिंह नगर में शनिवार को कोरोना के 4 नए मामले सामने आने के बाद हड़कंप है। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या अब 13 हो गई और खास बात यह है कि चारों मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री है जो दूसरे राज्यों से घर लौटे हैं। चारों मरीजों में 3 मरीज उधम सिंह नगर जिले से हैं, जिनमें से 2 मरीज गदरपुर और 1 खटीमा का रहने वाला है, जबकि जिले में क्वारंटीन किए गए अल्मोड़ा के युवक में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग अब सभी की ट्रैवल डिटेल और इनसे मिलने वाले लोगों को जानकारी खंगालने में जुटे हैं।
और दिल्ली में प्रवासी उत्तराखंडियों को लाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी। दिल्ली से देहरादून के बीच ये ट्रेनें चलेंगी और इसमें दिल्ली में फंसे प्रवासियों को राहत मिलेगी। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने ट्रेन को लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल से बातचीत की और राज्य की मांग को रेल मंत्री ने मान लिया है, जिसके बाद अब दिल्ली से 40,000 प्रवासी उत्तराखंड लाए जाएंगे। दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली के आसपास से भी लोग ट्रेन के जरिए उत्तराखंड लाए जाएंगे। धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय पीयूष गोयल जी का कि उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया, हमारी परिस्थितियों को समझा और उन्होंने कहा कि रावत जी आपको जो रेल की आवश्यकता है, रेलगाड़ियों की आवश्यकता है, हम आपको देंगे। आप अपना प्लान बना करके और रेलवे बोर्ड को दे दीजिए तो हम आपको रेल उपलब्ध कराएंगे। और इसमें एक और व्यवस्था थी कि एक ही स्टेशन पर रेल रुकेगी, तो मैंने उनसे आग्रह किया कि हमारे राज्य में की परिस्थितियां थोड़ा भिन्न हैं, इसलिए आप हमको 2 स्टेशन पर रुकने की अनुमति दीजिए। और उत्तराखंड सरकार बाहरी राज्यों से लगातार प्रवासियों को ला रही है। परिवहन सचिव शैलेश बगौली ने बताया कि प्रदेश में अब तक 1,79,615 लोगों का पंजीकरण किया जा चुका है, जिन्हें उत्तराखंड लेकर आना है। सचिव शैलेश बगौली ने बताया कि विभिन्न राज्यों से अब तक उत्तराखंड में 23,794 लोगों को लाया जा चुका है। वहीं उत्तराखंड से बाहरी राज्यों में जाने वाले लोगों की संख्या 21,717 है। अब प्रवासियों को 8 ट्रेनों के जरिए उत्तराखंड लाया जाएगा, जिनमें 9,600 लोग अगले हफ्ते भर में ट्रेन से उत्तराखंड आएंगे। शैलेश बगौली ने बताया कि करीब 1100 लोग हैं जिनको बैंगलोर से ट्रेन के माध्यम से लाया जाना है। और आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से लोग उत्तराखंड के गांव में लौटेंगे और सरकार ने गांव में ग्राम प्रधानों पर एक बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है, जिससे ग्राम प्रधान की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। आने वाले दिनों में देश के दूसरे राज्यों से भी हजारों लोग गांव में पहुंचेंगे। ऐसे में अब गांव पहुंचने वाले हर शख्स को क्वारंटीन करने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान पर डाल दी गई है। लेकिन ग्राम प्रधान परेशान है कि बगैर संसाधन, बगैर पैसे ये सब कैसे होगा। 1-2 लोग आते हैं तो उसको तो ग्राम प्रधान उसके खाने की व्यवस्था कर सकता है, लेकिन इसमें जो शासन से खाने के नाम पे जो राशन पानी है, इसके विषय में कोई भी गाइडलाइन नहीं दी गई है। और लगातार लोग जो है दिल्ली से और अन्य स्थानों से लगातार अपने गांव की ओर आ रहे हैं। अगर एक आध आदमी हो तो आदमी 14 दिन तक क्वारंटाइन में उन लोगों की मदद कर सकता है, पर जहां समूह में बहुत से आदमी आ गए हैं, ग्राम प्रधान की लाचारी है कि वो कहां से ये व्यवस्था करे। पहाड़ के गांव में जिंदगी पहले ही आसान नहीं है और जिन गांव में इंसान खोजे से नहीं मिलते थे, वहां एक साथ अगर 30 से 40 लोग आ जाएं, तो व्यवस्था बनाना बड़ी चुनौती है। और अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। ऐसा लगता है कि सरकार को उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान ही नहीं है। अगर ज्ञान होता तो ये जिम्मेदारी प्रधान को नहीं डालते। ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटेटर का काम कर रहा है, लेकिन पंचायतों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर भी है ये, पंचायतों को अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। कुछ महीने पहले तक जिन गांव में सरकार की सबसे बड़ी परेशानी पलायन को लेकर थी, वहीं अब कोरोना संक्रमण दौर में रिवर्स पलायन ने ग्राम प्रधानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और ऋषिकेश एम्स से अच्छी खबर है। कोरोना को हराकर स्टाफ नर्स आइसोलेशन वार्ड से ठीक होकर वापस लौटी हैं, जिनका एम्स के डॉक्टर और कर्मचारियों ने तालियां बजाकर भव्य स्वागत किया। यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करने वाली महिला स्टाफ कोरोना संक्रमित हुई थी और अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं। उन्होंने पूरे एम्स स्टाफ का धन्यवाद किया। वहीं एम्स के निदेशक का कहना है कि कोरोना बीमारी से 99.99% लोगों को कुछ नहीं होगा और कोरोना से घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और जो यहाँ के सारे हेल्थ वर्कर हैं और जो हमारे ANS FNO हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। हमारे डायरेक्टर सर ने और सब डॉक्टर्स ने मुझे बहुत समझाते थे वो फ़ोन करके कि हिम्मत नहीं हारनी है। बिल्कुल मतलब हो गया था बट घबराना नहीं है बिल्कुल, बहुत जल्दी आप ठीक हो जाओगे सर। और मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं जल्दी हॉस्पिटल से बाहर आ रही हूँ और अपने घर जा रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन नॉर्मल यंग पीपल
99.9% विल बी ऑल राइट, ये हम लोग की गारंटी है। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत। केदारनाथ में न्यूज 18 की खबर का जबरदस्त असर हुआ है। केदारनाथ धाम के गर्भगृह में वीडियो बनाने के मामले पर अब देवस्थानम बोर्ड ने अपनी गलती मान ली है और इस पर देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी बीडी सिंह का कहना है कि गलती से यहां वीडियोग्राफी की गई और इस मामले में मंदिर के किसी भी कर्मचारी की संलिप्तता नहीं है। यही नहीं, बीडी सिंह ने कहा कि अगर कोई भी कर्मचारी इसमें पाया गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि केदारनाथ के गर्भगृह में कैमरा ले जाना ही बैन है, लेकिन यहां गर्भगृह का पूरा वीडियो सामने आ गया था। और कोरोना लॉकडाउन के बीच एक गोलीकांड और एक मुकदमे ने तराई की सियासत गरमाती है। गोलीकांड के बाद पूरे प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ चुके हैं। ऊधम सिंह नगर के मलसा गिरधरपुर गांव में हुए गोलीकांड का मामला पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। मामला तब बिगड़ा जब गोलीकांड की जानकारी लेने गांव पहुंचे तिलकराज बेहड़ पर पुलिस ने लॉकडाउन उल्लंघन का केस दर्ज कर लिया। बस फिर क्या था, गोलीकांड अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए बेहड़ एसएसपी दफ्तर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। बेहड़ के इस धरने को दिल्ली से कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत, तो देहरादून में पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह और हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का भी साथ मिल गया। लोगों को समझा बुझा के घर भेजा। इन्होंने जानबूझ के मुझे दबाने के लिए झूठा मुकदमा लॉकडाउन का कायम कराया। मेरा चैलेंज है एसएसपी को, उसका प्रूफ करके दिखाए मुझे उस मुकदमे को। जो उन्होंने धाराएं जो मुकदमे में लिखा है उन्होंने उसको प्रमाणित करे और नहीं तो माफी मांगे और मुकदमे को निरस्त करें। और दूसरा, मुलजिम को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया, गिरफ्तार करें। दूसरी तरफ बीजेपी ने बेहड़ पर कड़ा प्रहार किया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तुलना लॉकडाउन तोड़ने वाले तबलीगी जमात के लोगों से कर दी। सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की गई है और उसके बाद जिस तरीके से लॉकडाउन तोड़ा जा रहा है जगह जगह, मेरा साफ आरोप है कि यह तबलीगी जमात के लोगों जैसा आचरण कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। किच्छा विधानसभा में आने वाला मलसा गिरधरपुर गांव तिलकराज बेहड़ का पैतृक गांव है, जहां रविवार को गोलीकांड हुआ था जिसमें 2 लोग घायल हुए थे। अब इसकी जानकारी लेने बेहड़ गांव पहुंचे, जिस पर पुलिस ने बेहड़ समेत 31 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और जिसके बाद मामला अब राजनीतिक हो चुका है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज 18, ऊधम सिंह नगर। और सरकार चाहे तो मास्क पहनने को लेकर लाख आदेश दे, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। अपने फेस को कवर करने के बजाय लोग मास्क को गले पर लटका रहे हैं, लेकिन चेहरे पर लगा नहीं रहे। पूछने पर अलग अलग तर्क देते नजर आते हैं। राजधानी देहरादून की सड़कों पर ऐसे तमाम लोग नजर आए जो मास्क पहनने को तैयार नहीं है और पूछने पर अलग अलग तरह के बहाने बनाते हैं। सॉरी सर, जल्दी में भूल गया था, थोड़ा मार्केट जाना सर, बुक लेने जा रहा था ना, तो सर जल्दी में भूल गया था। अरे गर्मी लग रही मुझे। गर्मी लग रही है इसलिए नहीं पहना मैंने। वी आर फील वेरी सॉरी। एक्चुअली क्या है, पीछे ही हमने बाइक खड़ी करी थी कुछ सामान के लिए, हेलमेट और मास्क हमारा निकल गया और हम गाइडलाइंस पूरी फॉलो कर रहे हैं, पूरा देहरादून कर रहे हैं और हम सॉरी। और कहावत है कि जान है तो जहान है, लेकिन इस कहावत को झूठी साबित कर रहे हैं देहरादून के ड्यूटी पर तैनात महिला कर्मी, जिनको सरकार ने भी सुविधा दी, लेकिन महामारी के दौरान ये महिलाएं फर्ज को भी आगे रख रही हैं। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान बुजुर्ग लोगों और गर्भवती महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम या फिर छुट्टी पर रहने की बात कही थी, लेकिन देहरादून में ऐसी महिला पुलिसकर्मी भी हैं जो प्रेग्नेंट हैं और जिन्हें इस समय आराम की सख्त जरूरत है, लेकिन फिर भी वो महामारी में अपना काम बखूबी कर रही हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस समय कोरोना की स्थिति चल रही है, देश में संकटकालीन स्थिति है और मैं भी चाहती हूँ, क्योंकि मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं भी अपना योगदान देना चाहती हूँ इस संकट में। और छुट्टी का प्राविधान भले हो, लेकिन हमारी भी एक जिम्मेदारी है कि हम समाज के प्रति अपनी उस भूमिका को इस समय निर्वहन करें, तो मैं वही दायित्व निभा रही हूँ। इन महिला पुलिस कर्मियों से अधिकारियों ने घर में रहने को कहा है, लेकिन महिलाओं ने इस महामारी के दौरान पहले फर्ज को रखा, जिस पर पुलिस ने इनको फील्ड ड्यूटी से हटाकर थानों में ही ऑफिस ड्यूटी दी। दोनों को ही छुट्टी का प्रावधान भी है और इनसे फील्ड ड्यूटी भी नहीं ली जा सकती है। तो इनके द्वारा खुद ही अपनी स्वेच्छा से बताया गया कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, देश संकट में है, तो हम भी अपना योगदान देना चाह रहे हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में इनसे जो है थाने पर ऑफिस ड्यूटी ली गई। महिला कर्मचारी हैं जो वैसे छुट्टी के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन वो फिर भी लगातार ड्यूटीज़ कर रही हैं
और कई जगह ऐसा भी है जहाँ पर हमने ड्यूटी आवर्स को कम किया है, लेकिन उसके बाद भी जो हमारे कर्मचारी हैं वो बिल्कुल मनोयोग से जो है वो बहुत काम कर रहे हैं। फर्ज के सामने अपने स्वास्थ्य की भी चिंता न करने वाली ऐसी ही 5 महिला पुलिसकर्मी हैं जो सच्ची कोरोना वॉरियर्स बनी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सतेंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। और लॉकडाउन से खिलाड़ियों की फिटनेस और प्रैक्टिस पर भी बड़ा असर पड़ा है। इसलिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश भर के खिलाड़ियों को ऑनलाइन कोचिंग और ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। लॉकडाउन को 45 दिनों से ज्यादा का समय हो चुका है। जहां लॉकडाउन का प्रभाव सब पर पड़ा है, तो वहीं ओलंपिक, एशियन, नेशनल और स्टेट लेवल गेम्स की तैयारी करने वाले खिलाड़ियों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इसकी वजह से उनकी ट्रेनिंग, फिटनेस और कोचिंग भी नहीं हो पा रही है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अब सभी खिलाड़ियों के लिए ऑनलाइन कोचिंग शुरू की है। हम लोगों ने अपने जो परमानेंट कोचेज हैं और जो हमारे डिप्टी स्पोर्ट्स अफसर हैं और डीएसओज हैं, उनको हम लोगों ने उस जूम के साथ जोड़ रखा है, ताकि जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो पूरे भारतवर्ष के लिए एक ऑनलाइन कोचिंग, अवेयरनेस और एजुकेशनल प्रोग्राम चल रहे हैं, उसका हमारे डिपार्टमेंट वाले, हमारे राज्य के भी लोग लाभान्वित हो सकें। आगामी प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के प्रदर्शन में कोई कमी ना रहे, वो घर पर ही रहते हुए फिट रह सके और उनकी डाइट बेहतर रहे। इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस में फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियन और कोच खिलाड़ियों को फिट रहने के लिए टिप्स दे रहे हैं। वहीं टिप्स लेने के बाद खिलाड़ी अपने कोच को फिटनेस और प्रैक्टिस करते हुए वीडियो भी देते रहे। कैलोरी बर्न्स का है, उतना टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न नहीं हो पा रही है जितनी होनी चाहिए। तो उस चीज़ को करने के लिए हम लोग उन्हें सजेस्ट कर रहे हैं कि जो उनकी डाइट चार्ट है उसमें हम लोगों ने थोड़ा चेंजेस। ऑनलाइन फिटनेस क्लास के जरिए खिलाड़ियों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। खेलों के आयोजन में भले ही अभी समय हो, लेकिन अब खिलाड़ी घर बैठे बैठे फिट रहेंगे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।